नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, स्वागत है। आज विजयादशमी है, आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। हम अपने दर्शकों को भी शुभकामनाएं देते हैं। और देखिए, मैं पटना में बैठा हूं, आप दिल्ली में बैठे हैं। मैं एक ऐसे प्रदेश में बैठा हूं जहां 2016 से शराबबंदी, नीतीश कुमार ने फैसला लिया और नीतीश कुमार की जिद है। बार बार वे बापू का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, राष्ट्रपिता का नाम लेते हैं कि शराबबंदी जारी रहे। शराब बिहार में कहां नहीं मिल रही है, यह सभी को पता है। खैर चलिए, जब बिहार में शराबबंदी का निर्णय लिया गया तो सभी पार्टियों ने, बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था। सर्वसहमति से निर्णय हुआ था। आज कहने वाले लोग कहते हैं कि होम डिलीवरी हो रही है, जहरीली शराब से लगातार मौतें हो जाती हैं। यह खबर आप भी सुनते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रदेश की बात करना चाहते हैं। वह प्रदेश महाराष्ट्र है, जहां बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। लेकिन महाराष्ट्र में बिहार की चिंता छोड़ दीजिए, बिहार की मांगे छोड़ दीजिए। बिहार में शराब का क्या हाल है, लोग कहते हैं दिल्ली के बिहार निवास में जाकर देख लीजिए। जिन लोगों ने शपथ ली है वहां रात में क्या होता है। तो बिहार को अभी हम थोड़ा दूर रखते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश जहां पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है, बियर की बिक्री कम हो गई, सरकार चिंतित हो गई। हमारे प्रदेश में बियर की बिक्री कम हो गई। देखिए, महाराष्ट्र एक समृद्ध प्रदेश है। वहां इंडस्ट्रीज है, वहां कॉर्पोरेट्स है, वहां आईटी हब्स हैं, क्या नहीं है। लेकिन बियर की बिक्री कम होने से महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना शिंदे की सरकार ऐसी चिंतित हुई है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी, कि बियर की बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। तो देखिए, जहां देश में इस बात पर चर्चाएं होती हैं, राज्य सरकारें चर्चा करती हैं कि हम शराब की खपत कैसे कम करें, लोगों को नशा से कैसे दूर करें। और बीजेपी, आपको याद होगा जब पंजाब का चुनाव होता है तब भी यह नारा बनता है। तो महाराष्ट्र में, बिहार की बात हम बाद में कर लेंगे इसी वीडियो में, लेकिन महाराष्ट्र में बियर कैसे अधिक लोग पिए जिससे राजस्व की प्राप्ति हो, यह कौन सी बहस छिड़ गई कि बियर कम पी रहे हैं तो सरकार चिंतित हो गई। बियर पीने से मौत होती तो सरकार की चिंता बढ़ती है, बात समझ में आती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसलिए बियर और पीजिए, हमने अभी देखा उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ा दी गई योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, राजपाट में। तो बियर को लेकर इतनी चिंता क्यों? अजीत जी, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, महाराष्ट्र भी देखते हैं, पंजाब भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश भी देखते हैं, बिहार भी देखते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये चिंता सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। महाराष्ट्र की तो बड़ी चिंता है, आपने अभी बताया, और ये अभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पूरे देश की चिंता है, हर राज्य की चिंता है, क्योंकि एक्साइज जो है, शराब, बियर, ये सब चीजें जो हैं वो रेवेन्यू का बहुत बड़ा साधन है, बल्कि जी। वो सबसे बड़ा साधन है। अगर भारत सरकार को जो टैक्स मिलता है इनकम टैक्स का हो, और उसके अलावा जो कॉर्पोरेट के टैक्स हैं उनको छोड़े, तो सबसे बड़ा इंडिविजुअल एक टैक्स जो है वो एक्साइज का होता है। बाकी जीएसटी में तो बहुत सारे टैक्स हैं। जीएसटी में तो तमाम चीजों पर, उत्पादों पर टैक्स लगता है, जो सरकार को मिलता है उसमें हिस्सा बढ़ता है। उसके भी कई पार्ट हैं, स्टेट जी। जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, उसमें इंपोर्ट की ड्यूटी है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन एक्साइज ऐसी चीज है जो सीधे शराब और बियर की बिक्री से सरकारों को मिलता है, और वो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता है सरकारों का। तो महाराष्ट्र में और भी सोर्स हैं, जैसा आपने कहा कि वहां कॉर्पोरेट हैं, और वहां सारे कॉर्पोरेट का हेड ऑफिस, मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स के हेड ऑफिस वहां मुंबई में है। तो जी। उनका बिजनेस चाहे देश में कहीं भी हो, टैक्स उनका महाराष्ट्र में जाता है, और इसलिए महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स वाला देने वाला, टैक्स वसूलने वाला स्टेट है। सेंट्रल किटी में सबसे ज्यादा टैक्स वहां से आता है, चाहे जीएसटी का मामला हो या इनकम टैक्स का मामला हो, सारे टैक्स है। इसके जी। बावजूद बियर की बिक्री घटी, तो वहां 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव जो एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं वो उस कमेटी को लीड कर रहे हैं, और उस कमेटी में और भी लोग, 5-4 और सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी शामिल हैं।
और जी। उसमें सबसे दिलचस्प ये है कि जो शराब उत्पाद करने वाला ब्रिवरेज का जो कंपनियां हैं, उनके भी प्रतिनिधि उस कमेटी में रखे गए हैं। तो हम्म। उस कमेटी में मतलब जो शराब बनाने और बेचने वाले हैं, वो भी उस कमेटी में है, जो ये सुझाव देंगे कि कैसे बढ़ाया जाए और क्यों घट रहा है, इस पर विचार होगा। क्यों घटने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उस पर टैक्स बढ़ा दिया है सरकार ने। जो एक्साइज बियर पर ड्यूटी बढ़ा लगने दी। वाला टैक्स है, वो टैक्स बढ़ा दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने, क्योंकि उसकी जी। खपत बहुत बढ़ रही थी। और आप एक बात समझने की है, जो काफी सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट है, उसमें बियर संभवतः सबसे कम अल्कोहल वाला प्रोडक्ट होता है। जी। उसमें अल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है, इसलिए आजकल वो फैशन की तरह हो गया है कि लोग कोल्ड ड्रिंक्स की जगह बियर पीने लगे। और हम्म। गर्मियों में तो हमने दिल्ली में देखा है और पूरे देश में देखा है, ये खबरें आती हैं कि बच्चे, नौजवान 18 साल 20 साल के जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह बियर पीते हैं। तो बियर एक तरह से कोल्ड ड्रिंक्स का एक्सटेंडेड थोड़ा सा हार्ड ड्रिंक हो गया है कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले, अल्कोहल की जी। मात्रा के हिसाब से। लेकिन हम्म। उसी तरह से, उसी अनुपात में सरकार ने उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। जितने अल्कोहल की मात्रा बियर के जिस ब्रांड में है, उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो टैक्स बढ़ने की वजह से क्या है कि जो लोग शौकिया पीने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो शौक से पी लिया वीकेंड में या किसी पार्टी में, तो उस तरह के लोग अब नहीं पी रहे हैं, बियर नहीं पी रहे हैं। तो इसकी जी। वजह से बिक्री कम हो गई है। तो निश्चित रूप से जो बनाने वाली और बेचने वाली कंपनियां हैं, उनका सुझाव होगा कि सरकार टैक्स कम करे। और टैक्स कम करिए तो आपको पता है कि टैक्स बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ज्यादा टैक्स लगा दीजिए या टैक्स कम कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़े तो आपका टैक्स बढ़ जाए। तो ये जो दूसरा वाला रास्ता है, ये वहां सुझाया जा रहा है कि सरकार टैक्स कम कर दे, इससे वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बियर पिएंगे, बियर की खपत बढ़ेगी, तो टैक्स बढ़ जाएगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये वहां सुझाव आने वाला है। तो ये क्या ये महाराष्ट्र का मामला नहीं है खाली। आप अभी 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 बात आई तो दिल्ली की बात हम बता दें आपको कि जी। दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में अभी नई शराब नीति अभी चर्चा है, इसलिए इसका जिक्र बड़ा रेलिवेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली की नई शराब नीति एक बनी थी और उसके घोटाले में दो बड़े नेता गिरफ्तार होकर के जेल गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से जेल में थे फरवरी से, और संजय सिंह। और संजय सिंह अभी चले गए, वो भी जेल में है। और काफी सारे लोगों पर इसका शिकंजा कस सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर शराब नीति के घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया है, तो आप पार्टी को भी आरोपी क्यों नहीं बनाते, अगर पार्टी ने वो पैसा जी। गोवा के चुनाव में खर्च किया तो शराब का नीति का घोटाला क्या था कि जो अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाई गई हैं, बिल्कुल वहीं दिल्ली में हुआ था। उस समय नई शराब नीति में दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें बढ़ा दी थी और गलियों के नुक्कड़ पर शराब के मॉल बन गए थे। मॉल ऑफ लिकर उनका नाम था। एक पर मॉल एक ऑफ फ्री मिल रहा था। एक पर एक फ्री मिल रहा था। जी। तो मॉल ऑफ लिकर आप देखिए, और ऐसा बढ़िया बड़ी दुकानें बनी थी, कई कई मंजिल की, और मॉल ऑफ लिकर उनको कहा जाता था। हर नुक्कड़ आज भी वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, चूंकि जिसने लिया था उसके लीज थे, अभी वो लीज खत्म नहीं हुए, तो लोगों के किराए पर हैं, अभी बोर्ड लगे हुए हैं। वो शराब जी। नीति बदल गई, पुरानी शराब नीति आ गई इसके बावजूद। तो उसमें एक पर एक फ्री मिल रहा था, शराब मिल रही थी फ्री। और हम आपको बताएं ज्ञानेश्वर जी की पूरी गर्मी, मतलब वो अब तो एक साल से ज्यादा हो गया, पिछले से पिछली गर्मी जब ये नई शराब नीति लागू थी, तो गर्मियों में लोगों ने इतना स्टॉक किया कि कोल्ड ड्रिंक्स का कैन देने के बदले हम बियर पिलाएंगे लोगों को, हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं। हमने कितने जी। ही लोगों को देखा, और जो लाइन लगती थी शराब की दुकानों पर, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो सबसे सिद्ध मंदिरों में जिस तरह से दर्शन करने की लाइन लगती है, जिस तरह से राशन की दुकानों पर एक जमाने में लाइन लगे, जिस तरह से शराब की पेट्रोल की किल्लत होने पर लाइन लगती है, वैसी लाइन लगती थी शराब की दुकानों पर। तो ये उनकी पॉलिसी थी, शराब की दुकानें बढ़ा दी उन्होंने, उसके ऊपर टैक्स कम कर दिए। और टैक्स कम करने से यह हुआ कि कीमत कम हुई। उसमें टैक्स कम करने का क्या तरीका निकाला था दिल्ली की शराब नीति में, कि पहले ये नियम था कि जो शराब बनाता है, जो मैन्युफैक्चर जी। है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बेचने की परमिशन नहीं थी, वो सेल हम्म। नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब होता था कि जो बना रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो सेल के लिए लेगा, ये दो पार्टियां होती थी। इसकी वजह से मुनाफा बंटता था। अब नई नीति में क्या किया कि जो बना रहा है उसी को बेचने की परमिशन दे दी। तो जो बना रहा है वही बेचेगा, तो फिर उसको तो डबल मुनाफा हो रहा है, तो वो मुनाफा कुछ कम कर दिया उसने। तो जी। मुनाफा कम करने का नतीजा ये हुआ कि सस्ती शराब मिलने लगी, सस्ती बियर मिलने लगी, लोग लूट मचा दिए, मार काट होने लगी दुकानों पर शराब की। मुझे लगता तो है छत्तीसगढ़ में भी सरकार फंसी हुई है, छत्तीसगढ़ में भी शराब नीति को लेकर। छत्तीसगढ़ में भी शराब नीति की सीबीआई और ईडी दोनों की जांच चल रही है, और जी। उसमें वहां आईएएस अधिकारी भी गिरफ्तार होकर के जेल गए हैं,
शराब नीति हम्म। घोटाले में। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जांच पर रोक लगाई, ईडी की जांच पर वहां। तो ये शराब नीति का हर जगह नीति बदली गई, क्योंकि हर स्टेट को रेवेन्यू बढ़ाना होता है और वो जी रेवेन्यू का सबसे आसान साधन है। और उस पर आप वही वही महाराष्ट्र में है कि तमाम दूसरे सोर्सेज से रेवेन्यू आ रहे हैं, इसके बावजूद किस तरह से बियर की बिक्री बढ़े ताकि रेवेन्यू बढ़े। तो इस नहीं, रेवेन्यू अजीत में जी बड़ा ये बात सही है, अजीत जी। लेकिन वहां महाराष्ट्र में बैठे बैठाए बीजेपी और शिवसेना शिंदे समूह ने उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना को या एनसीपी को कहें एक मौका दे दिया कि पूरे देश में यह चर्चा होती है कि शराब के कारण सेहत खराब होती है, शराब के कारण मौत होती है और समाज के लिए घातक है, जिस आवाज को नीतीश कुमार भी बुलंद करते हैं। तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे समूह है वह कह रहा है कि आपको मराठी स्कूलों की चिंता नहीं है कि मराठी स्कूलों में पढ़ाई कैसे हो, मराठी स्कूलों में बच्चे कैसे अधिक पहुंचे, लेकिन बियर की बिक्री अधिक हो जाए। तो ये कौन सा संदेश बीजेपी जो कहती है कि देखिए कई प्रदेशों में बीजेपी कहती है गो रक्षा, पूरे देश में कहती है कि हम गो रक्षा करते हैं, लेकिन जब गोवा का चुनाव होता है, जब केरला का चुनाव होता है, तो वही बीजेपी चुप हो जाती है। इस बात को भी हम लोग ने देखा है। तो बीजेपी वाले स्टेट में बियर की बिक्री के लिए, बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इतनी हाई तौबा हो। हम जब यूपी की बात करते हैं, बिहार में शराबबंदी, तो बिहार की सीमाओं पर यूपी ने अधिक शराब की दुकानें खोल दी, झारखंड ने खोल दी और टीएमसी की सरकार बंगाल में उसने भी खोल दी। तो ये बीजेपी वालों की छटपटाहट क्या ठीक है बियर की बिक्री बढ़ाने के लिए? देखिए, अब ये नैतिक दृष्टि से देखेंगे तो इस पर ये लगेगा कि ये ठीक नहीं है। जी। ये एक बहस का विषय है, नैतिकता के लिहाज से ही सिर्फ बात है। नैतिकता, बाकी चीजें जो हैं उस उन सब के आर्गुमेंट, उन सब पर तर्क है। हम्म। सेहत की बात आपने कही, उस पर भी तर्क है, और रेवेन्यू की बात कही, उस पर तर्क है, सारे तर्क हैं। लेकिन नैतिकता का तर्क एक तरह से वो सबसे ऊपर हावी हो जाता है, जो इसी तर्क से तो नीतीश कुमार जस्टिफाई करते हैं कि महात्मा जी गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी का ये सपना था। और यही वजह है कि महात्मा गांधी की जो जन्मभूमि है गुजरात में, शराबबंदी है, वहां शराब बंद है। और वो एकमात्र स्टेट है जहां बंद हुआ, और पिछले 50 साल से वो बंदी कायम है। बाकी राज्यों में तो कई जगह बंद हुए, आंध्र प्रदेश में भी बंद हुआ, तमिलनाडु में भी बंद हुआ थोड़े समय के लिए, हरियाणा में भी महाराष्ट्र में बंद हुआ था, बंसीलाल की सरकार ने बंद किया था, बिहार में भी 1977 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने बंद किया था। लेकिन फिर वो जी 1.5 साल में ही वो डिसीजन रिवर्स कर दिया गया, क्योंकि वो लोगों को लगा, लॉजिकली जो लोगों ने जब देखा कि यहाँ से सरकार को तो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और जी शराब तस्करी के जरिए हर आदमी को अवेलेबल हो रही है। यही बात आपको ध्यान होगा तो नीतीश कुमार ने ये नीति जब लागू की थी 2016 के अप्रैल में, उसके पहले उन्होंने कहा था कि चूंकि दूसरे राज्यों में ये रिवर्स हो गया या बिहार में लगा था तो रिवर्स करना पड़ा, और ये जी हुआ जी कि तस्करी होती है, इस वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि नहीं लागू करना चाहिए क्योंकि कामयाब नहीं होगा। तब उन्होंने कहा था बिल्कुल। कि हम इसको कामयाब बनाएंगे, क्योंकि हम तस्करी रोक देंगे और दूसरे जो भी लूप होल्स थे उनको हम बंद कर देंगे। वो लूप होल्स कोई बंद नहीं कर सकता है। गुजरात में भी वो बंद नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात में क्या है ज्ञानेश्वर जी की उतना रिजिड पॉलिसी नहीं है जैसे बिहार में करती, जिस तरह से जिद परमिट ठान पॉलिसी। करते हैं उस तरह से रिजिड पॉलिसी नहीं है वहां आबकारी की। वहां क्या है कि जी बड़े सहज अंदाज में, एक कोई 5 स्टार होटल है, बड़े सहज अंदाज में उस 5 स्टार होटल को इंटरनेशनल जोन में तब्दील कर दिया जाता है और वहां शराब मिल जाती है। कोई सेमिनार होना है, कोई पार्टी होनी है, कोई बड़ी चीज होनी है, जैसे वाइब्रेंट गुजरात टाइप का सम्मेलन होता रहता है वहां, तो उस जी एक जोन को इंटरनेशनल जोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर वहां शराब मिल जाती है। तो उस तरह की इतनी रिजिडिटी नहीं है, और इस तरह से कि अब पकड़ लिए गए। आप देखिए कि क्या हुआ था बिहार में जब शुरुआत में ये पॉलिसी लागू हुई थी, तो कितने लाख लोग जेल में चले गए थे। वो किस तरह का बर्डन जी स्टेट के ऊपर बना था और फैमिली के ऊपर बना था, वो एक बात का अलग विषय है। तो नैतिकता का एक तर्क है, उस तर्क से आप कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। लेकिन बाकी जो तर्क हैं, आप अगर ये तर्क होता कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं या बिहार में जो कहा जाता है या शराबबंदी के समर्थक तमाम लोग कहते हैं इस बात को कि जी परिवार बर्बाद हो जाते हैं, सेहत खराब हो जाती है, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, तो इस हिसाब से तो ज्ञानेश्वर जी केरल को सबसे बर्बाद स्टेट होना चाहिए था। इस देश का सबसे बर्बाद स्टेट केरल होना चाहिए था, क्योंकि इस देश में पर कैपिटा संभवतः सबसे ज्यादा शराब की खपत केरल में, और इस केरल में। देश जी का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल, और सर्वाधिक संपन्न राज्यों में एक है केरल। केरल वो राज्य है जहां आज भी मुफ्त बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। केरल अपने जीडीपी का 1% भी मुफ्त नहीं बांटता है, और इसके बावजूद सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है वहां, सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था है।
लोग संपन्न हैं और पारिवारिक स्थिति भी सबकी अच्छी है। आपको एक फिगर बताते हैं, उससे आपको अंदाजा लगेगा केरल में कितनी सरकार बिकती है, शराब बिकती है। बिहार में जी। जब शराबबंदी हुई थी तो क्या लक्ष्य रखा उस साल का 2016 का क्या लक्ष्य था आबकारी से कमाई होने का? 4000 करोड़ का था। चार उसके हजार पहले करोड़ रुपए, जी। 3000 करोड़ की कमाई हुई थी। आप सोचिए हम्म। कितना तेजी से ग्रोथ हुआ था। 2005-6 में सरकार शराब का रेवेन्यू शराब से कमाई 295 करोड़ की थी और जी। 2015 में 3000 करोड़ की थी। 2016 में 4000 करोड़ की होनी थी और हम्म। अकेले और आबादी कितनी है? 14 करोड़ है और केरल की आबादी 3.5 करोड़ है और जी। वहां शराब से 14,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। 14,000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए की कमाई होती है और जो वहां का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र त्योहार है ओणम का, उस जी। ओणम के त्योहार के हफ्ते में 700 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी एक हफ्ते में। अच्छा, ओणम में 700 करोड़ रुपए की ओणम बिक्री। के हफ्ते में एक हफ्ते में 700 करोड़, एवरेज एक दिन में 100 करोड़ की शराब बिकी थी केरल में। 3.5 करोड़ की आबादी वाला राज्य, जी। 14,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है शराब से वहां। तो हम्म। केरल तो बर्बाद नहीं हो गया। न केरल में वैसी घरेलू हिंसा सुनने को मिलती है, न केरल में ऐसा होता है कि शराब से लोग मर रहे हैं, न जहरीली शराब से लोगों के मरने की खबर आती है। केरल से तो ऐसी कोई खबर नहीं आती है, कभी नहीं आती है। तो अजीत जी, सक्षम हम लोग। ये समझना चाहते हैं, जी ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा केरल की बात की। हम ये समझना चाहते हैं कि जब महाराष्ट्र में बियर की बिक्री बढ़ाने को लेकर भाजपा की सरकार चिंतित हो गई, साथ में शिंदे शिवसेना, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जो शराबबंदी की नीति है, बहुत लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि जब बिहार में राजद की सरकार बन जाएगी अकेले, तो शायद शराबबंदी खत्म कर दिया जाए। आपने कहा भी कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी लागू किया था, लेकिन उन्होंने फिर से बहाल कर दिया। तो बीजेपी जब महाराष्ट्र में छटपटा रही है बियर की बिक्री कम होने से, तो क्या आपको लगता है कि 2025 में जब बीजेपी को मौका मिलेगा, बिहार के जो सामाजिक हालात हैं, जो परिवेश है और लोगों की जो समझ है, वैसे में क्या बीजेपी कभी फैसला कर पाएगी या तेजस्वी यादव फैसला कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, आज तो हर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, नीतीश कुमार माने न माने। और इसके साथ ही जो यंगस्टर्स है, उसमें सूखा नशा, इसका प्रचलन भी बढ़ा है और इसे लेकर शिकायतें हो रही है, इसे लेकर कई तरीके की बातें हो रही है। और बिहार में शराबबंदी जो नीति है, इस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख नीति की है। आपने देखा ही, आपने ही कहा कि लाखों की संख्या में कोर्ट किस तरीके से परेशान था कि जमानत याचिकाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, सारे मामले तो सब शराब के ही आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि हमें लगता है कि एक बार में सभी को जमानत दे देनी पड़ेगी। तो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि बिहार में, देखिए नीतीश कुमार तो जिद्दी माने जाते हैं, अब वो देश की बात भी करते हैं, देश की राजनीति भी करना चाहते हैं, वो देश में शराबबंदी थोप देंगे कि बिहार में बीजेपी या तेजस्वी यादव को जब मौका मिलेगा तो शराबबंदी हटा दी जाएगी? देखिए, जहां तक हमको लग रहा है ज्ञानेश्वर जी कि बिहार में जब भी मुख्यमंत्री बदलेगा, नीतीश कुमार की जी। तरह के बाद जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो इस नीति को बदल देगा। जी। चाहे वो आरजेडी की सरकार आए, तेजस्वी यादव बने, बीजेपी की सरकार आए और बीजेपी का कोई आदमी मुख्यमंत्री बने, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इस नीति को बदल देगा। और हम्म। इसलिए बदल देगा क्योंकि ये एक व्यक्ति के विम्स एंड फैंसीज की वजह से लागू की हुई ये नीति है। और वो भी जी। क्या था, नीतीश जी को एक दिन अचानक इल्हाम हुआ और उन्होंने ये नीति लागू कर दी। और वो इल्हाम होने के पहले नीतीश जी। कुमार गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलवा रहे थे। वही नीतीश कुमार, ये नहीं कोई दूसरा जी। आदमी खुलवा रहा था, नीतीश कुमार ही हम्म। खुलवा रहे थे। और अचानक इतनी शराब की दुकानें खुली थी कि देख के हैरानी होती थी कि ये क्या हो रहा है। और एक दिन जी। अचानक उनको इल्हाम हुआ, गांधी याद आ गए और उन्होंने बंद करा दिया। तो ये दोनों अतिवादी स्टेप थे कि आप एकदम से ढेर सारी दुकानें खुलवा दें या एकदम से बंद कर दें। ये दोनों एक्सट्रीम स्टेप है और ये जी। एक्सट्रीम कभी भी, कोई भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं होता है। आप शराब की नीति जो भी नई सरकार बनेगी वो बदल देगी क्योंकि वो बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। और कई तरह की दूसरी नीतियां जो आजमाई जा चुकी हैं इस देश में, अलग अलग तरह की नीतियां जो आजमाई जा रही हैं, जिसमें कई जगह सरकार खुद ही शराब की दुकानें खुलवा करके बेच रही है, कई जगह सरकार हम्म। मॉनिटरिंग कर रही है और शराब की दुकानें खुल रही हैं। उस तरह की उसका एक हाइब्रिड मॉडल पर बना करके दुकान और दुकानों की संख्या कम करके लोग बेचना शुरू करेंगे। ये मेरा अपना मानना है कि जो भी आएगा नीतीश कुमार की जगह वो खोलेगा। क्यों? क्या तो एकमात्र लॉजिक जो नीतीश कुमार बार बार वो देते हैं, उनकी सरकार भी देती है कि घरेलू हिंसा में कमी आ गई है, दूध की खपत बढ़ गई है, ये चीजें हैं। लेकिन घरेलू हिंसा की सिर्फ शराब की वजह से है ये आप नहीं कह सकते हैं। गरीबी है, शिक्षा है, दूसरे और कई चीजें हैं जिनकी वजह से, बेरोजगारी है,
घरेलू हिंसा के कई कारण होते हैं, उसमें शराब भी जी। एक कारण। तो आपने शराब तो हाँ, बंद किया, एक कारण आपने दूर किया, लेकिन 10 और कारण पैदा कर दिए। आपके पास खुद ही रेवेन्यू कम हो गया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपका प्रोजेक्ट रुक जाता है, लोग काम लेकर के और काम नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो आप कहां से रेवेन्यू ले आएंगे? कितना कर्ज ले लेंगे? बिहार आप खुद ही कहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए है क्योंकि लैंड लॉक्ड स्टेट है, माइंस एंड मिनरल्स नहीं है। तो एक फिर उसके अलावा जो आपका रेवेन्यू का सोर्स था उसको बंद कर दिया आप उसको रेगुलेट करिए। और जो आपने कहा उसका नुकसान कितना बड़ा है, आप घरेलू हिंसा कम होने की बात करें, वो ठीक है कम हुई है, लेकिन दूसरा नुकसान कितना है? पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पूरे बिहार में हम जब जाते हैं बिहार में तो ये सुनने को मिलता है कि जो पैरेलल इकोनॉमी है वो शराब की स्मगलिंग की है, जी बिल्कुल। और वो कुटीर उद्योग बन गया है, लघु उद्योग बन गया है और बड़ा उद्योग भी है। जी इंस्टीट्यूशनल तरीके से, एकदम इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से शराब बाहर से आती है ट्रकों में भर करके, और 100 ट्रक आता है तो एक ट्रक पकड़ा जाता है। वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। और कुटीर उद्योग ये है कि बच्चे बाइक से जाते हैं, झारखंड के बॉर्डर में चले गए, नेपाल चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए, वहां से ले आकर के और बेच लिया, डिलीवर कर लिया। दिल्ली में एक चुटकुला, ये कहानी कही जाती है चुटकुले की तरह की, कि बिहार की शराब और भगवान दोनों एक ही तरह के हैं। न भगवान दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हर जगह होते हैं, उसी तरह वहां शराब दिखाई नहीं देती है, हर जगह होती है। तो ये स्थिति है नहीं, वहां, वो दिखाई नहीं दे रही नहीं है वो दुकान। ठीक कह रहे हैं, लेकिन लेकिन एक बात और समझने की जरूरत है अजीत जी। आपने कहा कि चाहे तेजस्वी यादव आए चाहे बीजेपी आए, यह नीति बदल जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार बार बार कहते हैं, और एक सामाजिक सच्चाई भी है, कि जो शराबबंदी है उसे महिलाओं का समर्थन प्राप्त है बिहार में महिलाओं। देखिए, यह सच है कि शराब घर घर तक पहुंचाई जा रही है। और यदि हम देखेंगे महाराष्ट्र का इतिहास, तो जब शराबबंदी खत्म होगी तो एक नए तरीके की समस्या पैदा होगी। जो अभी आपने कहा सिंडिकेट, जो आपने कहा कुटीर उद्योग, महाराष्ट्र को भी याद कीजिए कि महाराष्ट्र में जितने अंडरवर्ल्ड डॉन पैदा हुए, चाहे वो करीम लाला हो चाहे हाजी मस्तान हो, ये सब पहले शराब के तस्कर थे। तो जब शराबबंदी खत्म होगी तो जिन्होंने शराब से अकूत कमाई, हथियार खरीद लिए हैं, रैकेट तैयार कर लिया है, गैंग तैयार कर लिया, वे अपराध की ओर बढ़ेंगे। दूसरी बात जो हम महिलाओं की कर रहे थे, महिलाओं में इस बात की तसल्ली अब भी रहती है कि हाँ, यह सच है कि शराब मिल रही है, मेरा हस्बैंड पी रहा है, लेकिन महंगी है तो थोड़ा कम पी रहा है, और आकर घर में पीटता नहीं है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा देगी। तो एक सच्चाई यह है कि महिलाओं का समर्थन अब नीतीश कुमार के साथ चुनाव के समय वोट कितना जाता है, 2024 का चुनाव अलग होगा, 2025 का अलग होगा, लेकिन महिलाओं को नाराज करने का। और देखिए दूसरी बात, जो लालू यादव भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा कि तारी को लालू यादव ने ही टैक्स फ्री किया था और तारी पर भी रोक लग गई। जब चुनाव हो रहा था बोछा, जहां जेडीयू को शिकस्त मिली, और जब समीक्षा की गई तो मुख्यमंत्री के सामने यह बात कही थी एक मंत्री ने कि तारी पर से प्रतिबंध हटाना होगा, और मुख्यमंत्री सीधे भड़क गए थे। तो ऐसी सूरत में देखिए महिलाओं की बात होती है। और हमने जो पहले ही ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि बिहार में शराबबंदी को साथ देने वाले लोग, हाँ ये होना चाहिए, संकल्प लेने वाले लोग, प्रतिज्ञा लेने वाले लोग, बिहार विधानमंडल के भीतर बैठे लोग। मुझे पिछले दिनों ही किसी ने बताया था कि ये संकल्प लेने वाले लोग, प्रतिज्ञा लेने वाले लोग दिल्ली के बिहार निवास में क्या करते हैं रात को, कभी कभी सवेरे आ जाइए और जो सफाई कर्मी है उनसे पूछ लीजिए। ये दोनों तीनों बातें आपकी ठीक हैं, महिलाओं वाला जी भी पहलू है, और जी जो पहली बात कही आपने वो बहुत गंभीर बात है, और बिल्कुल वो बड़ा भारी एक सामाजिक, जो महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो शुरू हुआ मुंबई में, और इसके लिए मकोकाबाद में कानून बनाना पड़ा। वो जी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तभी सिंडिकेट बना और इतना स्टैब्लिश हुआ जब शराब की पर से रोक हट गई और शराब जी आम मिलने लगी। जब ये और दूसरे जो देश के इकोनॉमी खुल गई अपनी, और घड़ियों की स्मगलिंग जो होती थी वो स्मगलिंग बंद होकर के घड़ियां और ये सब चीजें जो थी वो खुले तरीके से आने लगी, तो फिर उसमें जितने लोग शामिल थे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़े, हत्याएं बढ़ी, जी रंगदारी वसूलने की चीजें, अपहरण, ये सब चीजें बढ़ी।
तो उस जी। तरह का अपराध बढ़ सकता है अगर वहां बंद होती और जितने लोग इसमें शामिल हो गए हैं। और हम्म, इस बिजनेस ने शराब के जो अवैध कारोबार हो रहा है छोटे से बड़े लेवल पर, उसने लाखों युवाओं को ऐसा पंगु बना दिया, वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं, वो ना पढ़ाई करते हैं ना किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर वो जी। क्राइम की ओर ही जाएंगे। ये एक बड़ा खतरा है। तो जब भी जो हम्म, भी स्थिति को बदलेगा उसको इस पर ध्यान रखना होगा कि ऐसा कुछ ना हो यहाँ। जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं को एक तसल्ली है, लेकिन महिलाओं को चिंता भी तो है। आप सोचिए कि कितनी महिलाएं जाकर के शिकायत कर सकती हैं कि उसका हस्बैंड उसके साथ घर में आकर के घरेलू हिंसा हुई है, इसकी कितनी शिकायत होती है थानों में। जी। वो एक कल्चरल चीज है, और एक कल्चरली ये स्त्रियों को ये समझाया गया है कि उनको शिकायत नहीं करनी चाहिए है, उनको जाकर के कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो वो हम्म, चीजें कम होंगी, इसमें कोई वो नहीं है कि वो खुल करके महिलाएं जाकर के करने लगेंगी। और वो कानून उस नियम में तो बदलाव भी हो गया। पहले जितना सख्त कानून था कि शराब पीते हुए या लिए हुए पकड़े जाने पर जिस तरह की कार्रवाई होती थी, अब तो उसमें काफी नरमी आ गई, वो तो काफी लचीला हो गया मामला। जी। पहली बार में तो अब जुर्माना लगाकर कहीं छोड़ने की बात हो रही है वहां। तो हम्म, अब तो उस तरह की बात है नहीं। और फिर हम ये बात दूसरी महिलाओं को इस बात की भी तो चिंता रहती है कि ये लेजिटिमेट तरीके से शराब नहीं मिल रही है, तो उसका हस्बैंड जाकर के और नकली शराब पी करके मर भी सकता है, अंधा भी हो सकता है। बिल्कुल। ये चिंता तो नहीं खत्म हो जाएगी। जी। दूसरे जो शराब अगर 10-20 रुपए में उसको मिल रही थी, वो अगर 100 रुपए में खरीद रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार के हर परिवार के आय के स्रोत अनलिमिटेड हैं, कि सबको बड़ी रुपए के पेड़ लगे हुए हैं कि वो 20 की शराब 100 रुपए में पी रहा है और घर खुशहाल है। हम्म, ऐसा तो है नहीं। वहां तो 20 रुपए की चीज अगर 100 रुपए में खरीद रहा है तो और कंगाली आ रही है ना। क्योंकि परिवार के आय के स्रोत तो लिमिटेड हैं। जी। बिल्कुल। कुछ एक लोगों को हो सकता है कि कुछ समूह को हो कि नहीं, वो बेहिसाब पैसा है तो वो पी रहा है महंगा खरीद करके। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, जो ज्यादा बड़ी आबादी है, उस पर तो एक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, इकोनॉमिक बोझ और ऊपर से पड़ रहा है कि 20 रुपए की चीज वो 100 रुपए में खरीद रहा है। और उसके न जहरीला होने की आशंका भी है, जिसको पी करके वो मर सकता है, अंधा भी हो सकता है। आप देखिए कहां से कहां चारों तरफ इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं बिहार में। तो दोनों दोनों पक्ष हैं। अगर आप तराजू पर देखें, दोनों पलड़ों को देखें, तो आपको लगेगा कि ये अगर नीतीश कुमार अपनी जिद छोड़ दें तो बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं इस नीति को, जी। जिससे जो घरेलू हिंसा बिहार में कम हो गई है। लेकिन ये हम्म, आंकड़ा अगर रख के देखें तो क्या देश के बाकी राज्यों में घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा होती है बिहार के मुकाबले? जहां शराबबंदी है वहां के मुकाबले जहां शराब बिकती है वहां बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा होती है। इसकी तो कोई मिसाल नहीं है। दिल्ली और नहीं। महाराष्ट्र में या दूसरी जगह पर थोड़ा बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा हो रही है। तो जी। घरेलू हिंसा के दूसरे कारण भी होते हैं। मुख्य कारण आर्थिक होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। फ्रस्ट्रेशन होता है, हम्म, आर्थिक होता है सबसे ज्यादा कारण घरेलू हिंसा का। जी। काम का नहीं होना होता है, बेरोजगारी होती है। तो इन सब हम्म, चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि आप रेवेन्यू बढ़ाएं, आपके पास रेवेन्यू है, आप रेगुलेट कर दें। आपको लगता है कि आप रीच कम कर दीजिए ना उसकी। अगर कोई चीज जैसे जो पहली नीति थी नीतीश कुमार की, उसमें हर आदमी को सहज उपलब्ध था, घर से निकलिए सामने शराब की दुकान थी, तो जो सहज उपलब्ध थी चीज तो लोग खरीद लेते थे। आप उस तरह से उपलब्धता कम कर दीजिए। मतलब इसके बहुत उपाय हैं जो आगे आएगा। जो आदमी, जो मैंने कहा कि शराब की नीति बदलेगी, जो जी। आगे आएगा उसको बदलेगा, क्योंकि रेवेन्यू के सोर्स, वो नए सोर्स पैदा नहीं कर सकता है बिहार में रातों रात। कोई भी आदमी नहीं, किसी के पास हम्म, जादुई चिराग नहीं है कि वो आएगा और अचानक कोई एकदम सोर्स पैदा कर देगा, बहुत रेवेन्यू आने लगेगा। और अभी चलिए। एक कंजर्वेटिव अजीत जी, एस्टिमेट इसको के अब हिसाब से हाँ। मैंने सोची 5,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। जी। अजीत जी, आप इसको हम चुनावी दृष्टिकोण से समझ लेते हैं कि देखिए, जब 2016 में नीतीश कुमार ने फैसला किया, तब वे महागठबंधन की सरकार में थे, तेजस्वी यादव के साथ थे। भाजपा ने भी समर्थन दिया, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि विरोध करे। लेकिन तब के बाद जो चुनाव हुए 2019 में, नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ हो गए लोकसभा चुनाव में। तो वो मोदी फैक्टर काम किया, देश भर में मोदी की लहर थी, महालहर थी। 40 में 39 सीटें बिहार में एनडीए ने जीती। 2020 में फिर विधानसभा चुनाव हुआ और एनडीए के तहत ही। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में शराबबंदी का असर नीतीश कुमार के पक्ष में ऐसा नहीं दिखा कि उनकी सीटें बहुत बढ़ गई। उनकी सीटें तो और घट गई, 43 पर आकर सिमट गए। यदि आधी आबादी ने 50% ने उनके साथ दे दिया होता तो 43 पर नहीं सिमटते। तो ऐसी सूरत में 2025 में और 2024, उसके पहले 2024 में, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को इस शराबबंदी का अब कोई लाभ मिलने वाला भी है कि ये मामला खत्म हो चुका है, जनता समझ चुकी है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा? हाँ, तो समझ गए ना लोग। अब चूंकि जी। एक तो क्या है, महिलाओं को शुरू में ये लगा होगा कि ये अच्छी चीज है कि वो उसका पति शराब नहीं पी रहा, और शुरू शुरू में इसका असर दिखा भी। पहले 2-4 महीने 6 महीने तक तो बहुत, जब तक नेटवर्क नहीं बना था शराब के अवैध कारोबार का, तब तक तो ठीक था।
लेकिन जब नेटवर्क बन गया, जब आसानी से लोगों को उपलब्धि है, सारे लोग पी ही रहे हैं, महंगी पी रहे हैं, जहरीली पी रहे हैं, तो अब उसका क्या असर होना है? और आप देखिए अभी चुनाव में उसका कोई असर नहीं होगा, ये अभी मैं एकदम गारंटी के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ ज्ञानेश्वर जी। और महाराष्ट्र में भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज भले उद्धव ठाकरे और दूसरे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष में है। सरकार में आएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि बियर की बिक्री बढ़ाने वाली पॉलिसी को वो नहीं चलाएंगे, वो भी बियर की बिक्री, शराब की बिक्री बढ़ाने वाली पॉलिसी को ही चलाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि रेवेन्यू कहां से आना है। तो अपोजिशन में रहते हैं आप तब एक बात कहते हैं, और जब सरकार में होते हैं तब आपको करना होता है। तो जो सरकार में है उसको करना है। महाराष्ट्र जैसा स्टेट अगर बहुत रेवेन्यू आ रहा है तो बहुत रेवेन्यू का खर्च भी है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो बढ़ाए। बिहार की तरह वो स्टेट को नहीं छोड़ सकता है कि गड्ढे में चला जाए, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो जाए, सारी चीजें खराब हो जाए, वो नहीं छोड़ सकता है। बिहार में इस तरह की स्थिति चल रही है तो चल रही है। जब आप अच्छे दिन ले आकर के लोगों को दिखाएंगे तो शराब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रह जाएगा बिहार में। वो रेगुलेटेड होना चाहिए है, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि उसके उस पर कोई फायदा हो जाएगा नीतीश कुमार। चलिए, तो ठीक है, महाराष्ट्र की चर्चा हम लोगों ने कर ली कि वहां बियर की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार किस तरीके से परेशान है। बिहार में तो शराबबंदी ही है, लेकिन नई स्थितियां परिस्थितियां क्या बनती है, क्या नफा है, क्या नुकसान है आगे भी, क्योंकि बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा होता है। ऐसी चर्चाओं पर हम बने रहेंगे। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।